तो डायबिटीज हम सभी लोग जानते हैं, डायबिटीज कई तरह की होती है और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ये क्यों होती है, कैसे होती है, इसकी हिस्ट्री पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दरअसल में डायबिटीज 4-5 तरह की होती है, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्यों होती है पहले ये बात कर लेते हैं। डायबिटीज होने के पीछे हम सभी लोग मानते हैं कि पेनक्रियाज का सबसे बड़ा रोल होता है। यस, दैट्स ट्रू, बट लिवर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। सो पेनक्रियाज में किस तरह से बीटा सेल्स हमारे इंसुलिन को प्रोड्यूस करती हैं, आपको पता है? जितना हम लोग इंसुलिन समझते हैं बीटा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, वहीं हमारा 99%, दिस इज ओनली 1%, 99% बाइकार्बोनेट हमारी जो सेल्स हैं 1% डिस्ट्रीब्यूशन उनका होता है, जो बीटा सेल्स होती हैं, और 99% जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाकी की सेल्स का होता है, जो बाइकार्ब को सीक्रेट करती हैं। बाइकार्ब किस काम में आता है? वो 99% होता है। ये सिर्फ इंसुलिन 1% होता है जो बीटा सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ये सेंटर ऑफ, उसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस बोलते हैं, जो सेंटर ऑफ पेनक्रियाज में होता है या लास्ट टेल ऑफ पेनक्रियाज पे होता है ज्यादातर। अच्छा, जैसे हम इंसुलिन को समझते हैं एक चीज और बता दूं आपको कि जो हमारा पेनक्रियाज है वो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड होता है। ये अकेला एकमात्र ऑर्गन है जो एक्सोक्राइन का भी काम करता है और एंडोक्राइन का भी काम करता है। तो एक्सोक्राइन में कैसे काम करता है? जो बाइकार्ब है उसको ये रिलीज करके ये ब्लड में नहीं भेजता, बाहरी एक्सटीरियर जो उसकी स्किन है उससे रिलीज करता है सीक्रेट करता है, और कहाँ पहुंचाता है? डिओडिनम में, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसमें पहुंचाता है, जिससे कि डाइजेशन में हेल्प हो सके। दूसरा तो ये हो गया एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? जब ये ब्लड में इंसुलिन को रिलीज करता है, सीक्रेट करता है, तो दैट वर्क्स एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हमने एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड तो जान लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे ये ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए इंसुलिन रिलीज होता है, वैसे ही अगर हाइपोग्लाइसिमिक हम लोग हो जाते हैं, हम लोग सुनते हैं ना कि शुगर, हमने इंसुलिन का बोलस ले लिया है, तुरंत कुछ न कुछ खाना पड़ेगा। तो क्या होता है, अगर हम हाइपोग्लाइसिमिक कंडीशन में जाते हैं तो देर आर other cells which we call alpha cells, which we understand male cell। वो क्या करती हैं? एक और डिफरेंट तरह का हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकागॉन। आपने शायद उसका नाम सुना हो, बहुत कम सुनने में आता है, लेकिन ग्लूकागॉन भी सीक्रेट किया जाता है। वैसे तो बीटा सेल्स और भी माइलिन को भी, सी पेप्टाइड को भी रिलीज करती है। सी पेप्टाइड भी उतनी ही मात्रा में रिलीज होता है। खैर, हम बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। तो ग्लूकागॉन क्या करता है? जब हम हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होना शुरू हो जाती है, तो ग्लूकागॉन क्या करता है? फिर उस ग्लूकोज की कमी को पूरा करता है। ये एक तरह से एक ऑटोमेटिक वाल्व की तरह काम करता है। जैसे ही ग्लूकोज की कमी हुई, ग्लूकोज की कमी पूरा करने के लिए ग्लूकागॉन्स हमारी जो
अल्फा सेल्स हैं वो रिलीज करती हैं। सो बैलेंस रहता है। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि फास्टिंग नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं डायबिटीज वाले, तो उनको यहाँ इसका आंसर मिल जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली में एसोनाइज सेल्स होती हैं जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती हैं और बाइकार्बोनेट रिलीज करती हैं। अब एसोनाइज सेल्स क्या होता है, वो 99% एरिया को कवर करती है। जो बीटा सेल्स है वो सिर्फ 1% एरिया को कवर करती है, वो भी टेल के साइड में। अब क्या होता है, किसी को पेनक्रियाटाइटिस हो जाती है तो उस कंडीशन में अब कौन सा पार्ट सर्जन निकालता है, जिस पार्ट में ज्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है कि अगर हमारे पेनक्रियाज का वो हिस्सा निकाल दिया जिसमें आइलेट्स लैंगरहांस ज्यादा है, जो बीटा सेल्स को रखते हैं, तो क्या होगा, हमारे इंसुलिन और सी पेप्टाइड, एमाइलिन, ये रिलीज होना, ये सीक्रेट होना कम हो जाएंगे। और जब ये कम हो जाएंगे तो ग्लूकोज को कैसे मैनेज किया जाएगा, राइट। सो ये तो हो गया कि डायबिटीज कैसे हमें होती है। अब डायबिटीज किस किस तरह की होती है। नंबर 1 टाइप 1 डायबिटीज होती है, जो जेस्टेशनल हम लोग बच्चों में, छोटे बच्चों में जो होती है, उसमें किस वजह से होती है, कई कारण हेरिडिटरी के हो सकते हैं, कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनमें बीटा सेल्स होती ही नहीं है, कुछ कारण ऐसे होते हैं बीटा सेल्स होते हैं लेकिन वो डेड होते हैं, तो उसमें हमें बाहर से इंसुलिन देना ही पड़ता है। तो ये चेक करने पर कई सारे टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि हाँ, इस बच्चे को किस तरह की टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 भी कई तरह की होती है जैसा हमने बताया। अब आती है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज ज्यादातर हमें क्या सिम्टम्स देती है, कैसे हमें पता चलता है। तो टाइप 2 डायबिटीज में हमें थर्स्ट बहुत ज्यादा लगती है, हमें भूख बहुत ज्यादा लगती है, हमें वीकनेस लगती है, ब्रेन फॉग हो जाता है, और हाइपरटेंशन हो जाता है। ये सबसे बड़ा रीजंस में से 4-5 रीजंस है जिनको हमें समझना पड़ता है। प्यास हमें इतनी ज्यादा लगती है कि हम बॉटल की बॉटल पानी पी जाते हैं और हमें एकदम ऐसा लगता है कि पानी अभी नहीं पिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, राइट। सो इससे पता चलता है कि हमें चेक कराना चाहिए। और आजकल तो बहुत आसान हो गया है, पहले तो इतना आसान नहीं था मेजरमेंट कराना, क्योंकि हर व्यक्ति 1 साल में एक बार तो टेस्ट कराता ही है, फुल बॉडी चेकअप कराता है, तो उसमें ये रीडिंग्स आ जाती है। पहले तो लोग 10-20 साल तक कराते ही नहीं थे। बहुत कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी में एक बार भी शायद नहीं कराया हो, जो पुराने लोग थे 90 के दशक से पहले के लोग। सो अभी बहुत आसान है इसको कराना। अच्छा, एक टर्म आता है HbA1c। सो HbA1c को हम कैसे समझते हैं, क्योंकि HbA1c सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो 3 मंथ्स को मेजर करता है। 3 मंथ्स की हमारी जो शुगर है, ग्लूकोज है ब्लड में, उसको मेजर करता है। तो ये क्या है, इसको कैसे समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हमारी जो हीमोग्लोबिन है, जो ब्लड में आरबीसी होती है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, जो आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है, और आरबीसी की लाइफ 3 मंथ्स की होती है। तो उन 3 मंथ्स में उसमें हीमोग्लोबिन ने ग्लूकोज को कितना एब्जॉर्ब किया हुआ है अपने चारों तरफ, तो ये 3 मंथ्स में कितना हमने एब्जॉर्ब किया हुआ है, चिपका हुआ है ग्लूकोज, तब हम पता करते हैं कि HbA1c इतना है। और नॉर्मल रेंज क्या होती है हमारी, अगर हमें पता चले कि हम नॉन डायबिटिक हैं तो वो क्या रेंज हमारी होनी चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। तो नॉर्मली जब हमारा
फास्टिंग 100 या इससे नीचे रहता है, आप लिख सकते हैं, या पीपी 140 या उससे नीचे रहता है, और HbA1c 5.5 से नीचे रहता है, 5.5 और लेस देन दैट। जब हम प्री डायबिटिक कंडीशन में आते हैं तो यही रेंज कैसे चेंज होती है, 126 और लेस देन हमारा फास्टिंग रहता है, और पीपी हमारा 199 और लेस, और HbA1c हमारा 6.65 6.5 और 6.7 या इससे नीचे होना चाहिए। तो हम प्री डायबिटिक कंडीशन में आ जाते हैं, और डायबिटिक कंडीशन में यही रेंज चेंज हो जाती है। हमारा जो फास्टिंग है वो 140 से या उस 126 या उससे ऊपर, पीपी 200 से ऊपर, 200, 226, 240, और HbA1c 7 से ऊपर अगर 3 मंथ्स तक रह रहा है तो हम उसको कह देते हैं अब ये डायबिटिक हो गए हैं। इस रेंज से आप अपनी रिपोर्ट अपने आप से देख सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये हमें काफी हेल्प करती हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का HbA1c, ये जो दवाएं हम लेते हैं, हालांकि मैं एलोपैथी का डॉक्टर नहीं हूं बट फिर भी बता देता हूं कि सबसे ज्यादा जो फायदेमंद दवा है वो है मेटफॉर्मिन। सबसे पहले डॉक्टर मेटफॉर्मिन शुरू करते हैं। मेटफॉर्मिन एक्चुअली क्या करती है, मेटफॉर्मिन शुगर में, अच्छा रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है इसको पहले समझते हैं तो उसके बाद आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, हम मेरे कई पेशेंट्स बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं तो कोई भी नॉनवेज नहीं लेता हूँ, और लेकिन मुझे फैट में प्लांट बेस्ड डाइट लेता हूँ मैं, सो प्लांट बेस्ड ऑयल्स लेता हूँ, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया या ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये मैं लेता हूँ। मैं घी भी लगाता हूँ, घी भी रोटी में लगा लेता हूँ। तो अब इसको समझने की जरूरत है कि आखिर ये काम कैसे करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा बाहर का जो डोर होता है उसमें किसी ने गम लगा दिया, च्यूइंग गम, जो च्यूइंग गम होती है, च्यूइंग गम अगर किसी ने लगा दिया तो आप उसको चाबी लगा के नहीं खोल पाएंगे। अब ना तो ताला खराब है ना चाबी खराब है, बस वहां पर च्यूइंग गम लगा हुआ है। जब तक हम उसको नहीं हटाएंगे तब तक हम ताला नहीं खोल पाएंगे। अब वो च्यूइंग गम क्या है, वो है फैटी एसिड्स। हमारी सेल के चारों तरफ फैट की लेयर बन जाती है, तो जो इंसुलिन है, चाबी जो ग्लूकोज को सेल में जाने के लिए दरवाजा खोलने का काम करती है, वो उसको खोल नहीं पाती, उसके ताले को नहीं खोल पाती। तो अब क्या होता है, मेटफॉर्मिन क्या करती है, जब हम मेटफॉर्मिन लेना शुरू करते हैं, मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, वो हम सभी को पता है कि लूज मोशन स्टार्टिंग में हो सकते हैं या सिर भारी हमारा हो सकता है। तो 1 हफ्ते से 2 हफ्ता में मेटफॉर्मिन को खाते हुए धीरे 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 एडजस्ट करने में लगता है। मेटफॉर्मिन सबसे ज्यादा बेहतर मेडिसिन है। क्यों है मैं बताता हूँ। मेटफॉर्मिन क्या करती है, हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ा देती है, मल्टीप्लिकेशन कर देती है। अब उससे होता क्या है कि जो फैटी एसिड जो हमारे सेल के चारों तरफ है, माइटोकॉन्ड्रिया उसको खाना शुरू कर देती है। लेकिन मेटफॉर्मिन आप किस कंडीशन में ले सकते हैं वो आपके डॉक्टर जरूर बताएंगे। आप इस मेरी बात को
मेडिकली डायग्नोसिस नहीं मानना, क्योंकि मैं किसी एक पेशेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टीपल पेशेंट्स हैं, उनकी मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं। 1 से 1.5% तक HbA1c आपका डाउन आ सकता है मेटफॉर्मिन से। उससे ज्यादा अगर आप मान के चलिए कि 15-16 अगर है HbA1c, तो केवल मेटफॉर्मिन से काम नहीं चलेगा, इसीलिए डॉक्टर्स डोजेस बढ़ाते जाते हैं, राइट। अब ये सारी बातें समझने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि नंबर 1, फैट खाना बिल्कुल हमें रोक देना होगा। अब दो कारण से मैं बोल रहा हूं। एक तो ये सेल के चारों तरफ एक लेयर बना लेता है और इंसुलिन को एंटर नहीं करने देता, इंसुलिन को खोलने नहीं देता है चाबी, जिससे कि ग्लूकोज उसमें जा सके। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्रूट्स बहुत ज्यादा खाते हैं। कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत सारे फ्रूट्स बता देते हैं कि भाई ठीक है, आप फ्रूट्स, मौसम के ताजा फल खूब सारे खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स तो, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत फेमस डॉक्टर्स हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, वो कहते हैं कि आप खूब सारा फ्रूट्स खाइए, सवेरे सवेरे 3-4 तरह के फ्रूट्स लीजिए, मौसम के ताजा खाइए। क्यों? उससे होता क्या है, लिवर में जैसे ही फ्रूट जाता है, फ्रक्टोज होता है उसमें, फ्रक्टोज को लिवर, जब फैट हमारी बॉडी में ज्यादा है, लिवर भी फैटी फैटी है ग्रेड 2 या उससे एबव, तो वो क्या करता है कि फ्रक्टोज को भी वो फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। ये मैं वो चीजें बता रहा हूं आपको जो समझने में हेल्प करेंगी कि हमें फ्रूट्स क्यों नहीं खाने चाहिए। अगर हमारे टेस्ट में मेरा फैटी लिवर आ रहा है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 से ज्यादा आ रहा है, तो मुझे सिट्रस फ्रूट, पपाया, एप्पल, वो भी कम मात्रा में, जिसका जीआई इंडेक्स कम हो। जीआई मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका 50 से नीचे हो, मोटे मोटे तौर पर मैं बता रहा हूं, वो फ्रूट हमें कम मात्रा में सवेरे सवेरे खा सकते हैं, वो भी ज्यादा नहीं। अगर मेरा लिवर ऑलरेडी, ये क्यों करता है लिवर ऐसा, क्योंकि लिवर में जो फैट ऑलरेडी है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, कंज्यूम नहीं हो रहा है। कंज्यूम क्यों नहीं हो रहा है? 2 कारण हो सकते हैं उसके। एक तो मेरी फिजिकल वर्कआउट बहुत कम है, दूसरा मेरा कंजम्पशन ज्यादा है। तो आप लोग आज से ही फैट वाली जो डाइट है, एनिमल फैट स्पेशली एंड प्लांट बेस्ड फैट, बिल्कुल बंद कर दें। अगर नहीं बंद कर सकते तो मिनिमाइज कर दें, जैसे सब्जी में हम डालते हैं, रोटी पर लगाते हैं, पराठा, ये सब बिल्कुल बंद कर दें। अब होगा क्या, आपने इधर बंद किया, दूसरा आपने फिजिकल वर्कआउट भी थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया, तीसरा आपकी मेटफॉर्मिन भी शुरू हुए, चौथा आप गहरी नींद भी लेना अगर शुरू कर दें, तो क्या होगा, ये सारी चीजें मिलके जो एक्यूमुलेटेड फैट है ऑलरेडी, उसको रिमूव करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही सेल के चारों तरफ से फैट रिमूव होना शुरू हो जाएगा, यानी वो च्युइंगम आपने दरवाजे लॉक के अंदर से निकाल लिया, तो चाबी फिर काम करना शुरू कर देगी। अब कई ऐसे तरीके भी हैं, कई ऐसी तरह की डायबिटीज भी है टाइप 2 में, जिसमें हमने एंटीबॉडीज को किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय कर लिया, चाहे वो लीकी गट की वजह से हो या मेडिसिन की वजह से हो। कई बार तो हम मेडिसिन इतनी ज्यादा खा लेते हैं कि हमारी बीटा सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनको हमें समझना पड़ता है, इसीलिए एक डॉक्टर पर स्टिक रहें। हाँ, सेकंड ओपिनियन जरूर ले लें, दिखा लें, बात कर लें, समझ लें। ये जरूर ध्यान रखिए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज जरूर होने चाहिए, क्योंकि उसका हमें फायदा मिलना चाहिए। अब उसके साथ साथ अगर हम नेचुरल जो चीजें हम कर सकते हैं
उनको भी साथ में जरूर करते रहना चाहिए। अब नेचुरल चीजें क्या क्या हैं जो बिल्कुल नेचुरल हैं? हम क्या करते हैं, हमारे बीमारी पैदा हुई और सीधे हम डॉक्टर के पास चले गए। उसके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं करने के लिए। वो क्या है? एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, डीप स्लीप। क्वालिटी स्लीप डाइट और एक्सरसाइज दोनों से ज्यादा इंपैक्ट रखती है। अब क्वालिटी स्लीप, कई लोग पूछते हैं क्वालिटी स्लीप का मतलब क्या है? क्वालिटी स्लीप, एक तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे से लेके सवेरे के 6 बजे के बीच में जो नींद आती है उसको हम बोलते हैं क्वालिटी स्लीप। 10 बजे वाला भी प्लान अब हट गया है, वो भी चेंज हो गया है। पहले हम बोलते थे कि 10 बजे तक सो जाइए, अभी बोला जा रहा है कि आप 8 बजे के बाद कभी भी सो जाइए। इवन 8 बजे भी नींद आती है, खाना आप शाम होने से पहले खा लीजिए और जल्दी सो जाइए। तो क्या होगा कि सारे ऑर्गन अपने आप को क्लीन करना शुरू करते हैं, डिटॉक्सिफाई करना शुरू करते हैं। उसमें अगर खाना आपने पहले खाया है तो वो लोग डिटॉक्सिफाई करेंगे, अगर खाना बाद में खाया है और तुरंत सो गए हैं तो अभी भी डाइजेस्टिव प्रोसेस चलेगा। तो ये समझने की जरूरत है कि या तो शाम को आप हल्का खाना रखें या जल्दी खाएं और जल्दी सो जाएं। तो क्वालिटी स्लीप मैटर्स अ लॉट। ये आपके डाइट और एक्सरसाइज दोनों से ज्यादा इंपैक्ट रखती है। और शुरुआत में हो सकता है, आप देखेंगे कि कभी जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी को रेस्ट ज्यादा चाहिए होता है। डॉक्टर भी बोलते हैं रेस्ट ज्यादा करिए। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि क्वालिटी स्लीप अगर आप लेंगे तो बॉडी डिटॉक्सिफाई करेगी, आपकी बॉडी को हील करेगी और आपकी हेल्थ को रिस्टोर करेगी। ये बॉडी ऑटोमेटिकली करती है, यानी किसी अलग से दवाई की जरूरत नहीं है शुरुआत में। जब हमें पता चल जाता है कि अभी शुरुआत है, जैसे प्री डायबिटिक कंडीशन में आप आना शुरू हो गए, HbA1c आपके फास्टिंग और पीपी से पहले अफेक्ट होना शुरू हो जाता है क्योंकि 3 मंथ्स का है। तो आपको पता चल जाता है कि मैं प्री डायबिटिक स्टेट में आ गया हूं, तो एक्सरसाइज बढ़ा दें, फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ा दें, डाइट कंट्रोल कर लें और डीप स्लीप, क्वालिटी स्लीप लें। अब क्वालिटी स्लीप कैसे ले सकते हैं हम? क्वालिटी स्लीप सबसे ज्यादा, और ये हर बीमारी के लिए है, केवल डायबिटीज के लिए नहीं है, ये हर बीमारी के लिए है। क्वालिटी स्लीप में जब तक हम रिलैक्स नहीं होंगे हम डीप स्लीप में जा ही नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रेस एक्यूमुलेशन सबसे बड़ा कारण है। अगर स्ट्रेस एक्यूमुलेशन हो रहा है तो मैं गहरी नींद में जा ही नहीं सकता। जो जिसको भी स्ट्रेस है ना, उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसके कंधे थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं जनरली। वो बैठा भी होगा ना तो ऐसे बैठा होगा, ऐसे नहीं बैठा होगा नॉर्मली। दूसरा, क्योंकि इमोशनल बैगेज हम लोग कंधों पर ही कैरी करते हैं। एक कहावत भी है ना कि भाई इसके तो कंधे लगता है कि जिम्मेदारी से झुक गए हैं, इसने इतनी सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठा रखा है। तो क्या करना चाहिए? सोने से पहले भले ही आप 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए रिलैक्सेशन जरूर करें, क्योंकि हमारी बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहती है और जब तक सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक मोड में नहीं आएगी बॉडी, तब तक हम लोग रिलैक्स नहीं हो सकते। हमारी बॉडी हील नहीं हो सकती, रिपेयर नहीं कर सकती अपने आप को। हम बाहर से कहीं से आते हैं और किसी ने आपको तुरंत काम बता दिया कि यार ये थोड़ा सा चाय का कप वहां रख दो, तो हम थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। 2 मिनट रुको, मैं बाहर से आया हूँ, थका हुआ हूँ, थोड़ा सा रुको, रिलैक्स हो जाऊं, मैं रख दूंगा, थोड़ा रिलैक्स होने दो। सो वो रिलैक्सेशन क्या है? बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में, जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट रहता है तो हमारी बॉडी फ्लाइट एंड फाइट मोड में रहती है। अब उसमें क्या रहता है? फ्लाइट एंड फाइट मोड मतलब हमें भागना है, चाहे वो किसी कारण से, काम की वजह से है, डर की वजह से है, या किसी भी कारण से। डर बॉस का हो सकता है,
घर पे हो सकता है, किसी और चीज का हो सकता है, कोई ऐसा काम हमने कर दिया जो हमें हॉन्ट कर रहा है, वो भी फियर हमारे अंदर अंदर चलता रहता है। रिग्रेट हो सकता है, हमारे गिल्ट हो सकती है, कोई भी पैटर्न हो सकता है, ग्रीड हो सकती है, ग्रीड की वजह से फियर हो सकता है। सो क्या करना चाहिए? सोने से पहले हमें 5 मिनट रिलैक्स करना चाहिए, तो हमारी सिंपैथेटिक से बॉडी पैरासिम्पैथेटिक में चली जाएगी। सिंपैथेटिक में क्या होता है? लॉट ऑफ ग्लूकोज बॉडी रिलीज करती है, भागने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो ग्लूकोज जब तक नहीं मिलेगा तब तक एटीपी और एडीपी में एनर्जी ब्रेक डाउन नहीं होगी, तो हमें मिलेगी कहां से? और उस समय दूसरा क्या काम होता है? आप कभी किसी भागते हुए व्यक्ति को खाना खिला सकते हैं? उसको सोने के लिए बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो जब हमारा सिंपैथेटिक मोड एक्टिवेट है तो हम सो कैसे सकते हैं गहरे? कई लोगों को देखा होगा, कंप्लेन करते हैं मुझे गहरी नींद आती ही नहीं है, मेरी नींद बार बार खुलती है। इसका कारण ये है क्योंकि मेरी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को टच ही नहीं कर पाई, वो उस मोड में जा ही नहीं पाई है। सो आज से आप सभी लोग 5 मिनट के लिए सिर्फ रिलैक्सेशन जरूर करें। हार्टफुलनेस वाला रिलैक्सेशन कर सकते हैं, कोई भी रिलैक्सेशन कर सकते हैं। तो बॉडी जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक मोड में आएगी तभी तो हीलिंग एंड रिपेयरिंग शुरू होगी। जब तक पैरासिम्पैथेटिक में आई नहीं है बॉडी उस मोड में, तो हीलिंग रिपेयरिंग कैसे एक्टिवेट हो जाएगा? होगा ही नहीं। मॉर्निंग में भी हम लोग क्या है, एकदम थके हुए उठते हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा यही है, क्योंकि हम रिलैक्स नहीं करते। अब पुराने सिस्टम पे अगर हम आए तो लोग बोलते हैं कि खाना खाने के बाद थोड़ी दूर पैदल जरूर चलना चाहिए। तो क्यों चलना चाहिए? क्योंकि हम धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं तो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। रिलैक्स फील करते हैं तो वो रिलैक्सेशन हमारे नर्वस सिस्टम को चेंज कर देता है। आपने देखा होगा सोने से पहले आपको कम से कम एक गहरी सांस बॉडी जरूर लेती है, तो उसमें वो जितना नर्वस सिस्टम को हमारे चेंज कर सकती है करती है। उसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं आजकल? बहुत सारे मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, तमाम सारे गैजेट्स आ गए हैं, उस पर स्क्रीन टाइम हमारा ऑन रहता है। हम ये सारी स्क्रीन पर कुछ न कुछ देखते रहते हैं, करते रहते हैं। तो जो सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन रिलीज ही नहीं हो पाता। सेरोटोनिन एंड स्लीप का सबसे नजदीक का रिश्ता है। जैसे ही लाइट के रिसेप्टर, आप कमरे में लाइट ऑन करेंगे, सोते हुए आदमी को जब जो सोने जा रहा है उसको पता चल जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारी स्किन भी उसको आइडेंटिफाई कर लेती है, सेंस कर लेती है। तो डीप जेड ब्लैक कमरा आपका होना चाहिए। एक मैं ऐप बता रहा हूं आपको, फ्लक्स, FLUX। फ्लक्स एक ऐप है, वो आप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में, चाहे iOS है चाहे एंड्रॉइड है। फ्लक्स क्या करता है? आपके स्क्रीन की टोन को सेट करता है। जो ब्लू लाइट, ब्लू एंड रेड लाइट का जो रेशो है वो उसको सेट करता है, तो आपको बेहतर पोजीशन में लाता है, आपके आईज पर स्ट्रेन नहीं पड़ता, और उससे सेरोटोनिन जो है वो डिप्लीट नहीं होता। टाइम अगर आप फिक्स नहीं करेंगे सोने का, तो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब रहेगी। आज हम 10 बजे सो रहे हैं, कल 12 बजे सो रहे हैं, परसों 2 बजे सो रहे हैं, एक दिन सो ही नहीं रहे हैं। तो बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब रहेगी तो क्या होगा? हमारी पूरे सिस्टम में ना तो हमें भूख ठीक से लगेगी, ना हमें प्यास ठीक से लगेगी, ना हमें नींद ठीक से आएगी। तो पहले अपना टाइम फिक्स करें और उससे पहले आप अपना काम जरूर खत्म कर लें। ये वो सारी चीजें हैं जो हमारी बीमारी और मेडिसिन के बीच में काम करती हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, फटाफट से चलें डॉक्टर के पास, दवा ले लें। वो दवा कब काम करेगी? जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। सो हमें इन सारी चीजों को जरूर देखना है, फिक्स करना है मेडिटेशन का टाइम। मेडिटेशन हमारी इन सारी चीजों को बहुत हेल्प करता है।
हमारे पूरे बॉडी में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना देता है जो हमें शांत रखता है, फ्लाइट एंड फाइट मोड में जल्दी से जाने नहीं देता। इवन ये बोला जाता है कि आप 10% अपने मेडिटेशन की जो कंडीशन हमें सवेरे मिली है उससे 10% कनेक्ट जरूर रहें, भले ही 90% आप काम में कूद जाएं, आप ऑफिस में काम करें, बट 10% स्टिल ट्राई टू बी कनेक्टेड, स्टे इन टच विद द कंडीशन। एंड मेडिटेशन के बाद जब हम सोचते हैं ना, दाजी बोलते हैं कि हम मेडिटेशन के बाद ऑब्जर्व करें अपने आप को, तो उस ऑब्जर्वेशन में क्या मिलता है कि उस कंडीशन में हमें क्या फील हुआ, वो कंडीशन हम रिकॉल कर सकते हैं, उसको हम मेमोराइज कर सकते हैं, सो दैट जब भी हमें लगे कि हम स्ट्रेस में जा रहे हैं, उस कंडीशन को रिकॉल करिए एंड स्लिप इनटू दैट कंडीशन। तो भले ही आप उसको 10% मेंटेन कर पाए, 90% आप ना मेंटेन कर पाए, तब भी वो आपको स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं जाने देगी। सो ये छोटे छोटे नगेट्स हैं जो हमें बहुत हेल्प कर सकते हैं, राइट? सो आप क्वेश्चन ले लेते हैं, बिकॉज ये नॉन एंडिंग टॉपिक्स हैं। हम लोग अच्छा एक चीज और हम करेंगे आज से हम, मैं शुरुआत में मुझे करना था, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हमें जरूर दबाने हैं बात करते करते, कुछ नहीं करना, ये अंगूठे से हम शुरू करेंगे, सिंपली दबाते रहेंगे और सुनते रहेंगे, क्योंकि टाइम का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। मैं सोच रहा हूं कि 5 days इन अ वीक मैं आप लोगों को 45 मिनट से 1 घंटा रोज दे दूं, अगर पॉसिबल हो तो मैं अपने फेसबुक पेज पे लाइव आके वहां पर हम एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, हीलिंग, सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम एक ही दिन दे रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें कोई दिखता नहीं है साथ में करने वाला, हम मोटिवेटेड नहीं हो पाते। ये बहुत बड़ा रीजन है, रोज हम इसीलिए नहीं कर पाते। हम रोज सोचते हैं नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, फिर हम प्रायोरिटाइज नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो आप बात करते करते क्वेश्चन पूछते रहिए और ये एक्यूप्रेशर जरूर करते रहिए। आपको ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि कहां पर दबाना है, पूरे हाथ को दबाना है जहां जहां मैं दबा रहा हूं, और जहां दर्द है वहां आधा मिनट से 1 मिनट दबाना है, सिंपल, और गहरी गहरी सांस लेते रहना है। आप देखिए आपकी कितनी सारी चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, दबाते रहिए जी। सो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं डायबिटीज रिलेटेड। किसी का कोई क्वेश्चन है? नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते जी। भैया डायबिटीज के अलावा भी कोई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? मैं अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है मेरे को। वैसे आज का टॉपिक तो डायबिटीज का ही है, पूछ लीजिए, वैसे जब तक किसी का क्वेश्चन नहीं आया डायबिटीज का, आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली भैया फिशर के बारे में पूछना था मुझे। पाइल्स हाँ, तो मुझे कई सालों से है, लेकिन पिछले 1 वीक से मैं फिशर से बहुत ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो रखी है। मतलब ना बैठ सकते हैं ना लेट सकते हैं, और बहुत ऐसी कंडीशन है। डॉक्टर को भी दिखाया बट उसमें कोई फायदा नहीं है। उन्होंने ऑइंटमेंट दिया था लगाने का और दर्द की दवाई दी थी। ये सारी एक्सटर्नल फिशर, फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, इन तीन के ऊपर टॉपिक हम लोग लेंगे करेंगे। आज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जी तो फिशर फिस्टुला को कंट्रोल करने के लिए एक तो आप फाइबर अपने खाने में बढ़ाइए। जी भैया, वो तो मैं कर रही हूँ। फाइबर में आप क्या कर सकती हैं, 2 चम्मच आप फ्लैक्स या तो रोस्ट करके ले लीजिए, या उसका पाउडर करके रोस्ट करने के बाद ले लीजिए, और आधा, अगर अभी ज्यादा प्रॉब्लम है तो आधा आधा चम्मच आप चिया सीड भी ले सकती हैं, सोक करके उसको 2 घंटे के लिए। एक्यूप्रेशर करते रहिए प्लीज,
राजेंद्र भाई आप भी एक्यूप्रेशर करते रहिए, मैं आपको देख रहा हूँ। जी तो भैया। ये 2 चीजें ले सकती हैं। तीसरा क्या, आप सलाद और फल थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जी और आपके जो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट है उसको बिल्कुल रिड्यूस कर दीजिए। अगर पॉसिबल हो तो लिक्विड डाइट पे आ जाए, जी कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा, अगर पॉसिबल है तो किसी अच्छे आसपास में, आप कहाँ रहती हैं? जयपुर से बोल रही हूँ भैया। हाँ जी, जयपुर से बोल रही हूँ, जयपुर से। जयपुर का नेचुरोपैथी के कई सेंटर्स हैं, तो नेचुरोपैथी के सेंटर पे चले जाइए और उनसे बोलिए कि एनीमा दे दीजिए। रोज एनीमा जब तक आप नहीं लेंगी, तो हमारी आंतों में ना 4 भाग होते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। तो सबसे ज्यादा किस हिस्से में प्रॉब्लम है ये हमें नहीं पता, कहाँ एक्यूमुलेशन है स्टूल का ज्यादा, फीसिस का ज्यादा, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो आपको एनीमा से ही राहत मिलेगी फाइनली, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। सो एनीमा आप लेना वहां पर सीख लीजिए 1 दिन 2 दिन, और उसके बाद घर पे ले सकते हैं। एनीमा डायबिटीज में सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है, बाकी फिशर और पाइल्स में तो करता ही है। तुरंत रिलीफ के लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ, हमारे कई पेशेंट ऐसे हैं आज भी। कल से एक डॉक्टर है, हमारे प्यासी बहन है, बहुत बड़ी डॉक्टर है वो, उनको पाइल्स की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, कल से उन्होंने हीलिंग लेना शुरू किया है। ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो रही थी, पेन इतना ज्यादा हो रहा था, और फ्रेश हो पा रही थी। एक ही हीलिंग है। मेरा एक टेस्ट भी वेबसाइट पे पड़ा है, एक अभ्यासी, उनका डायबिटीज ट्रीटमेंट मेरे हुआ था, और 2 दिन बाद उन्होंने बताया कि उनको पाइल्स भी है। सिर्फ 2 से 3 दिन में उनका दर्द और उनका ब्लीडिंग बंद हो गया। तो आप अर्जेंट अर्जेंट उसके लिए आप है 2 से 3 आप ले, जब पेन और ब्लीडिंग आपकी बंद हो जाएगी तो और भी बातें हम लोग आपको मैं आपको बता दूंगा, बिकॉज आपका नेचर भी मुझे नहीं पता है। तो इमीडिएटली ये कर लीजिए, अदरवाइज आप एनिमा लेते रहिए और वॉक ज्यादा करिए। मूवमेंट जब तक बॉडी का नहीं होगा तब तक हमारे बाउल मूवमेंट नहीं होता, राइट? भैया बट दर्द इतना तेज है कि वो दर्द मोमेंट भी बिल्कुल तकलीफ। जाएगा, 1 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी। सो डायबिटीज से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हैं? थैंक यू भैया। वेलकम। सर हेलो ब्रदर, मेरा डायबिटीज अभी साल भर से शुरू हुआ है और मेडिसिन शुरू हुई है। HB1C जो है वो 8 प्लस है, तो ओके, क्या करना चाहिए? आप वीडियो पे अगर आएंगी तो मैं थोड़ा देख भी पाऊंगा आपको, अच्छा, कि 1 to 1 की तरह आपको मैं